नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर किसी पर्सन की चलने खड़े होने या सीढ़ियाँ चढ़ने या अपने हाथों से रोज के काम करने में दिक्कत हो, तो क्या हर ऐसी कंडीशन को लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाएगा? आज हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को जीरो से लेकर एग्जाम लेवल तक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि जिसको चलन अक्षमता भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं? तो इसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशन, कॉजेस यानी कि कारण, टाइप्स यानी कि प्रकार, और कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या एजुकेशनल मैनेजमेंट, असिस्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है। और लास्ट में एमसीक्यू, कुछ जो हम इस वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसी के बारे में हम एमसीक्यू भी क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को कितना समझ में आया है ये हमें पता चलता रहे। अगर आप स्पेशल एजुकेशन डी ट्रिपल एस बी फर्स्ट ग्रेड, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी पी आर टी या फिर किसी भी स्पेशल एजुकेशन टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसे इजी ट्रिक्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बताऊंगी जो कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद करा देंगे। और अगर आप हमारे स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऐप से तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू और फुल कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार ऐप जरूर एक्सप्लोर करें और हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है क्या। तो चलिए सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी जो सवाल है उसे शुरू करते हैं कि आखिर ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है। ठीक है, देखिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है, अब जरा सोचिए। ठीक है, लोकोमोशन, क्या लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट। क्या होता है इसका मतलब? मूवमेंट होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो बस इसी वर्ड से इसका मीनिंग निकल कर आता है। तो ध्यान से देखिए इस पहले पॉइंट को, एक बार मुख्य बिंदु देख लेते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति खुद को या वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में असमर्थ होता है। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन जो है खुद को या किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अनेबल या असमर्थ महसूस करता है, या उसे बहुत कठिनाई होती है। आसान भाषा में कहें तो वो चलने फिरने या मूवमेंट की परेशानी है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर आपको दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स याद करने हैं। दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है वो क्या हैं? तो वो देख लीजिए, हड्डियों, मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम। ये दो टर्म है। पहला क्या है आपका? मस्कुलोस्केलेटल यानी कि मांसपेशियां, यानी सिस्टम में गड़बड़ी, यानी हमारी हड्डियों और मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम आ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई जन्मजात बीमारी हो गई। और दूसरा कारण है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम, इसमें खराबी, यानी हमारे ब्रेन या नसों में कोई दिक्कत। क्योंकि याद रखिए, हमारे शरीर को मूव करने का सिग्नल तो कौन देता है? हमारे शरीर को मूव करने का सिग्नल कौन देता है? ब्रेन देता है, राइट। ठीक है, अब अगर सिग्नल ही ठीक नहीं पहुंचेगा तो मूवमेंट कैसे होगा? इसे बहुत बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक है, अगर ब्रेन जो है सिग्नल नहीं दे
तो क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। या मसल्स अगर कमज़ोर हैं, ठीक है, मांसपेशियों में या हड्डियों में खराबी है, इसकी वजह से भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं जहाँ से एग्जाम में सीधा सवाल बनता है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर है महत्व जनगणना 2011 का डेटा है यहाँ पर, ठीक है। हम जो जनगणना मतलब जो सेंसस 2011 का डेटा देख रहे हैं, वो हमें बताता है कि ये डिसेबिलिटी कितनी बड़ी चुनौती है। तो इस डेटा के अनुसार भारत में कुल विकलांग आबादी जो है, में कुल विकलांग आबादी क्या है, कितनी है, 2.68 करोड़, ठीक है। कुल आबादी का 2.21% है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। भारत में कुल विकलांग आबादी लगभग 2.68 करोड़ है, भारत की कुल आबादी का 2.21% है, ठीक है। और अगर इसके फैलाव यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये जो पाई चार्ट है ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आंखें खोलने वाला डेटा है। कुल विकलांग आबादी का 69% ग्रामीण में है और 31% कहाँ पर है, शहर में, शहरी इलाकों में है, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यू या एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब आप सोच सकते हैं। गांव में मेडिकल फैसिलिटीज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, अर्ली इंटरवेंशन का ना मिल पाना, ठीक है। इसलिए एज अ स्पेशल एजुकेटर रूरल एरियाज में काम करने का स्कोप जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो है अब आ जाइए दूसरी स्लाइड पर, जिसका नाम ही है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस प्रगति, ठीक है। और जैसा कि मैंने ऊपर लाल अक्षरों में लिखा है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ठीक है, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अक्सर लोग इन तीनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन आज हम इन्हें एक ऐसे सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे कि आप चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले स्टेज 1 पर आते हैं, जो है क्षति यानी कि इम्पेयरमेंट। ये क्या है, ये हमारे शरीर के स्तर पर नुकसान, ठीक है, जैसे पैर की हड्डी टूटना या नर्व जो है डैमेज होना, मतलब हमारे शरीर के लेवल पर होने वाला नुकसान है, ऑर्गन लेवल लॉस है, ठीक है, यानी शरीर के किसी हिस्से में कोई डैमेज होना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में पैर की हड्डी टूट जाती है या नर्व डैमेज हो जाती है, ये जो फिजिकल डैमेज हुआ इसे हम क्या कहेंगे, इम्पेयरमेंट कहेंगे, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं फिजिकल, ये चीज ध्यान रखना, फिजिकल डैमेज, ठीक है। चलो इतना ही लिख देती हूँ, ठीक है, फिजिकल डैमेज। अब आ जाते हैं डिसेबिलिटी पर, निःशक्तता। डिसेबिलिटी जो है ये हमारी कार्य क्षमता में कमी, उस डैमेज की वजह से चल ना पाना, ठीक है। अब देखिए ये हमारी कार्य क्षमता यानी कि कमी को दिखाता है, यानी कि फंक्शनल लिमिटेशन। क्या दिखाता है, फंक्शनल लिमिटेशन दिखाता है। एक सेकेंड, फंक्शनल लिमिटेशन, ठीक है, यानी उस डैमेज की वजह से व्यक्ति क्या काम कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सीधे फंक्शनल लिमिटेशन, क्या काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पैरों की हड्डी टूटने की वजह से जब व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं चल पा रहा है, तो वो चल ना पाना क्या कहलाएगा, डिसेबिलिटी कहलाएगी, निःशक्तता कहलाएगा, ठीक है। अब तीसरे और आखिरी लेवल पर आते हैं, जो क्या है, विकलांगता यानी कि हैंडीकैप। ये क्या है, सामाजिक स्तर पर नुकसान, चल ना पाने की वजह से स्कूल नौकरी पर ना जा पाना।
ये पूरी तरीके से क्या है, सोशल लेवल पर होने वाला डिसएडवांटेज है, नुकसान है। जब किसी व्यक्ति को अपनी डिसेबिलिटी के कारण समाज में, स्कूल में या नौकरी पर दूसरों के बराबरी करने में दिक्कत आती है तो उसे क्या बोलते हैं, हैंडीकैप्ड बोलते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सोशल डिसएडवांटेज। क्या ध्यान रखना है आपको, सोशल डिसएडवांटेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। इम्पेयरमेंट में आपको फिजिकल डैमेज ध्यान रखना है, डिसेबिलिटी में फंक्शनल लिमिटेशन, और हैंडीकैप में सोशल डिसएडवांटेज, ठीक है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी के कारण समाज में, स्कूल में या नौकरी पर दूसरों की बराबरी करने में दिक्कत आती है तो उसे हैंडीकैप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैर ठीक ना होने की वजह से स्कूल या ऑफिस में रैंप या लिफ्ट की सुविधा ना होने के कारण वो व्यक्ति स्कूल या नौकरी पर नहीं जा पा रहा है। समाज की इस बाधा या नुकसान को हम क्या कहते हैं, हैंडीकैप कहते हैं। तो इस पूरे फ्लो को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, नीचे जो यहाँ पर बल्ब बना है इसको ध्यान रखिए। क्षति से निशक्तता होती है और निशक्तता से विकलांगता होती है। यानी पहले शरीर का अंग डैमेज हुआ, इम्पेयरमेंट हुई, फिर काम करने की क्षमता, और फिर अंत में समाज में आई रुकावट। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या आता है, इम्पेयरमेंट आता है, फिर डिसेबिलिटी है, और फिर हैंडीकैप। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में इसका सीक्वेंस, तो ये गलत करके मत आइएगा, है ना। बिल्कुल आसान और क्रिस्टल क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से लॉक कर लीजिए। अब चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं और इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम इस टॉपिक के सबसे कोर यानी मुख्य हिस्से पर आ गए हैं। अब जरा सोचिए, किसी व्यक्ति में ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी आखिर आती कहाँ है, इसके पीछे कारण क्या है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कारण। यहाँ पर हम पार्ट 1 देखेंगे। तो सबसे पहले तो आज लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कारण का भाग 1 डिस्कस करेंगे। अपनी स्क्रीन पर देखिए, हमने कारणों को बहुत ही सिंपल तरीके से 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड देखिए, जन्मजात और विकासात्मक, यानी कि जन्म से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल, ठीक है। नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, जन्मजात यानी बाई बर्थ, जन्म से मौजूद है। ये वो समस्याएं हैं जो बच्चे में बचपन या जन्म से होने वाली समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है सेरेब्रल पैल्सी यानी कि सीपी, मूवमेंट को डैमेज करने वाला ब्रेन डैमेज। ये बहुत कॉमन है। इसमें ब्रेन डैमेज की वजह से बच्चे का अपने मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर खराब हो जाए तो मशीन काम नहीं करती है ना, बिल्कुल वैसे ही ब्रेन डैमेज से बॉडी की मूवमेंट प्रभावित होती है। फिर है CTEV, क्लब फुट, पैर का अंदर की तरफ मुड़ा होना। मतलब इसमें बच्चे का पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है मेनिंगोसील, रीढ़ की हड्डी का दोष। मतलब ये रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन का एक जन्मजात दोष होता है। उसके बाद है फोकोमेलिया, अंगों का ना होना या सीधे धड़ से जुड़ा होना। इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें बच्चे के हाथ पैर के अंग या तो होते हैं, मतलब होते ही नहीं है, या फिर वो सीधे धड़ से जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर है जन्मजात हिप डिसलोकेशन, जिसको CDH बोलते हैं, यानी जन्म से ही कूल्हे की यानी हिप की हड्डी का अपनी जगह से खिसका होना, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरी तरफ कारण पे, बी पर, उपार्जित संक्रामक यानी कि एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से। तो ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक्वायर्ड का मतलब क्या है, उपार्जित का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है व्यक्ति जन्म से तो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन बाद में बाहर से आई किसी बीमारी या इन्फेक्शन की वजह से उसे डिसेबिलिटी हो गई। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, तो इसमें आती है रीढ़ जोड़ों का TB। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या TB सिर्फ फेफड़ों का होता है, तो जवाब नहीं, ठीक है। TB रीढ़ की हड्डी और जोड़ों का भी होता है, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एक बड़ा कारण होता है, ठीक है। उसके बाद है एक्यूट पोलियो। ये तो आप सबने सुना होगा, पोलियो वायरस
की वजह से पैरों में कमजोरी आ जाती है। फिर उसके बाद है कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। इसमें नर्व डैमेज हो जाती है जिससे हाथ पैरों में डिसेबिलिटी आ जाती है। और साथ ही है एंसेफ्लाइटिस और एड्स। एड्स और हड्डियों से गंभीर इन्फेक्शन और जैसे सेप्टिक गांठिया और ऑस्टियोमाइलाइटिस भी मूवमेंट को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो अगर एग्जाम में कारण पूछा जाए तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। एक तरफ वो जो जन्म के साथ और दूसरी तरफ वो जो बाहर से कीटाणुओं ने फैलाया है। तो ये थे कारण, पहले दो प्रकार, ठीक है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, कुछ और भी संक्रमण हैं जो हमें जानने हैं। तो चलिए बिना रुके बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो चलिए बिना ब्रेक लिए आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने जन्मजात और इन्फेक्शन वाले कारण देखे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सिर्फ बीमारियां ही डिसेबिलिटी लाती हैं? जी नहीं, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में और भी कई खतरे हैं। आइए देखते हैं कारण जो है, यानी कि भाग 2 देख लेते हैं। तो इसमें जो पॉइंट है सी, वो देखिए, दर्दनाक चोट लगना, ठीक है, या ट्रॉमेटिक। दर्दनाक चोट लगना या ट्रॉमेटिक, ये आज के समय में डिसेबिलिटी का बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए कि कोई सड़क दुर्घटना, ठीक है, कोई सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना, खेल में चोट, गोली लगना, ठीक है। मतलब अगर किसी को स्पोर्ट्स खेलते समय गहरी चोट लग जाए या किसी को गोली लग जाए, इन अचानक हुए हादसाओं से हड्डियां टूट सकती हैं, है ना। जब ऐसे हादसे होते हैं तो क्या होता है, हड्डियां टूट सकती हैं या नसें जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जिससे क्या होता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब आते हैं पॉइंट डी पर, वैस्कुलर, रक्त प्रवाह की समस्या। आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में खून का सही से दौड़ना कितना जरूरी है ना। अगर हमारे ब्रेन में खून का सप्लाई अचानक रुक जाए तो क्या होगा, व्यक्ति को क्या हो जाएगा, स्ट्रोक या लकवा, ठीक है। क्या होगा व्यक्ति को, स्ट्रोक या लकवा। क्लियर है यहाँ तक, मार जाता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह पीबीटी, पीबीटी जो है इसका फुल फॉर्म है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, में हाथ पैरों की नसों में खून का जो बहाव है वो गड़बड़ हो जाता है, जिससे चलने फिरने में रुकावट आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कारण पर, डीजेनरेटिव, उम्र और घिसाव। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ये समझने की है। क्या कोई मशीन पुरानी होने पर घिसती नहीं है? बिल्कुल घिसती है ना। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है, और यही है हमारा पॉइंट ई, डीजनरेटिव यानी उम्र और घिसाव। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शरीर की जॉइंट्स और नसें जो हैं वो घिसने लगती हैं, ठीक है। इससे पार्किंसन रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गठिया, स्पॉन्डिलोसिस जो है ये होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है गठिया और स्पॉन्डिलोसिस, कमर या गर्दन का दर्द इसमें आते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पॉइंट जो है एफ, उस पर आ जाता है मेटाबॉलिक और नियोप्लास्टिक ट्यूमर। अगर शरीर के पोषण या अंदरूनी काम में गड़बड़ी हो जाए, जैसे बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स, ठीक है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स, या मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और नियोप्लास्टिक का सीधा सा मतलब है ट्यूमर, ठीक है। अगर मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी या किसी जॉइंट में ट्यूमर हो जाए तो वो भी नसों को दबाकर मूवमेंट को रोक देता है। उसके बाद आते हैं पॉइंट जी पर, अन्य, ठीक है। इसमें नाम बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर आते हैं। पहला जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, और दूसरा है लेट्रोजेनेटिक। अब चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं।
पहला मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें क्या होता है, मांसपेशियां समय के साथ इतनी कमजोर हो जाती हैं कि व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर देता है। और दूसरा पॉइंट है लेट्रोजेनेटिक। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लेट्रोजेनेटिक क्या बला है, तो याद रखिए ये वो डिसेबिलिटी है जो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट, दवा के साइड इफेक्ट या सर्जरी में हुई गलती की वजह से होती है। ठीक है, तो इसे याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बनी है, बस 4 बातें याद रखिए: ट्रॉमा, वेस्कुलर डिजेनरेटिव और मेटाबॉलिक ट्यूमर। ठीक है, ये सब मिलकर लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कारण पूरे करते हैं। तो क्या ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में छप गए? बिल्कुल, अगर छप गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं छपे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कंफ्यूजन कहाँ पर है, और वो मैं क्लियर कर दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो स्क्रीन पर स्लाइड दिख रही है आपको, उस पर तो आप अभी के अभी अपने दिमाग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, क्या लगाना है आपको? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों लगाना है? क्योंकि अगर आप स्पेशल एजुकेशन में किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इन नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम इन्हें रूट वर्ड्स और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ समझेंगे। आप चाहकर भी इन्हें नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन पर बने इन फिगर को डिकोड करते हैं। यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मोनोप्लीजिया। पहला क्या है? मोनोप्लीजिया। ठीक है, ये इससे नीले रंग से हाईलाइट किया गया है। ध्यान से देखिए, मोनो का मतलब क्या है, यहाँ पर नीले रंग से मार्क किया गया है ना मोनोप्लीजिया का। यहाँ पर भी है और यहाँ पर एक हैंड भी है। तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सिंगल। ठीक है, मोनो का मतलब, वर्ड का मतलब क्या होता है? मोनो का सीधा सा मतलब होता है एक, यानी जब शरीर का सिर्फ कोई एक अंग, चाहे वो एक हाथ या एक पैर काम करना बंद कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोप्लीजिया कहेंगे। ठीक है, एक अंग का लकवा, एक हाथ या एक पैर काम ना करना क्या कहलाता है? मोनोप्लीजिया कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, राइट। अब आते हैं दूसरे पे, हेमीप्लीजिया। हेमीप्लीजिया जो है, यहाँ पर पीले कलर से हाईलाइट किया गया है, और इसका आधा बॉडी पार्ट भी क्या किया गया है? पीले कलर से हाईलाइट किया गया है। आप सबने जियोग्राफी में पढ़ा है हेमिस्फीयर, है ना? हेमिस्फीयर वर्ड सुना होगा, जिसका मतलब क्या होता है? हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? आधा गोला। ठीक है, बस वहीं से हमारी ट्रिक निकलती है। अब हेमी जो है, हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, यानी कि आधा। ठीक है, जब शरीर का एक पूरा हिस्सा, यानी या तो पूरा दायां या पूरा बायां, ठीक है, आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? हेमीप्लीजिया बोलते हैं। फिगर में देख सकते हैं, आधा पार्ट जो है वो पूरा येलो कलर से है। ठीक है, डिवाइड है, तो ये क्या कहलाएगा? हेमीप्लीजिया कहलाएगा। शरीर के एक हिस्से का लकवा, दायां या बायां आधा हिस्सा। क्लियर हो गया? अब आते हैं दूसरे पर, पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया जो है, इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की और आसान की ट्रिक बताऊं। पी से क्या होता है? पी से पैराप्लीजिया भी होता है, और पी से क्या होता है? पैर होता है ना? पी से क्या होता है? पैर। जी हाँ, जब शरीर के निचले हिस्से, ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट भी है, आप देख सकते हैं, नीचे का जो हिस्सा है वो हाईलाइटेड है ना, ग्रीन कलर से। तो जब शरीर के निचले हिस्से, खासतौर पर दोनों पैर, ठीक है, यहाँ पर दोनों लेग जो हैं वो क्या है? लकवाग्रस्त है और काम करना बंद कर दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैराप्लीजिया कहते हैं। ये ट्रिक आपको एग्जाम में तुरंत आंसर क्लिक करवाएगी। और आखिरी फिगर जो है आपको गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा होगा, क्वाड्रीप्लेजिया। ठीक है, क्वाड्रीप्लेजिया जो है, मैथ में आप सबने क्वाड्री लेटरल पढ़ा है। क्वाड्रीलेटरल का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज, है ना, जिनकी 4 साइड्स होते हैं। तो क्वाड्री का मतलब क्या होता है? 4। यहाँ पर जो क्वाड्री है, क्वाड्री का मतलब क्या होता है?
4, ठीक है, यानी कि 4। जब किसी कंडीशन में शरीर की चारों अंग यानी दोनों हाथ और दोनों पैर, ठीक है, दोनों हाथ और दोनों पैर में दिक्कत आ जाए, ठीक है, या काम ना कर पाए, तो वो स्थिति क्वाड्रीप्लेजिया कहलाती है, यानी चारों अंग का लकवा, दोनों हाथ और दोनों पैर काम ना करना। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देख लीजिए, मोनो का मतलब क्या है, एक यानी कि सिंगल, हेमी का मतलब क्या है, आधा, पैराप्लेजिया मतलब पैर का लकवा, ठीक है, और क्वाड्री का मतलब चारों, दोनों पैर और दोनों हाथ, यानी कि ऑल 4 लिम्स। अगर एग्जाम में कोई भी केस स्टडी या एमसीक्यू आ जाए तो आपका आंसर जो है गलत नहीं होगा, है ना। तो इसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जरा अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, लाल अक्षर में लिखा है परीक्षा के शब्द भूलना मत, है ना। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं CTEV, क्लब फुट। सबसे पहले बोर्ड पर लगे पहला नोट देख लेते हैं, CTEV, है ना। इसका सीधा सा अर्थ है क्लब फुट का जन्म से ही पैरों का असामान्य कोण, मतलब कोण में अंदर या नीचे की तरफ मुड़ा होना। मतलब इसमें पैर अंदर की तरफ या नीचे की तरफ मुड़े होते हैं। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे पैर का पंजा जो है गोल्फ स्टिक की तरफ अंदर मुड़ गया हो। एग्जाम में आपको बस 2 कीवर्ड्स पकड़ने हैं, जन्म से और अंदर नीचे की तरफ मुड़ा होना, ठीक है। अब आते हैं फोकोमेलिया। फोकोमेलिया जो इसका अर्थ है एक दुर्लभ जन्मजात विकृति जिसमें हाथ या पैर मतलब ट्रंक से जुड़े होते हैं, धड़ से, ये गलती से हो गया, ठीक है। तो धड़ से जुड़े होते हैं और अंग क्या होते हैं, अविकसित या गायब होते हैं। इसका मतलब क्या है, याद है हमने कार्नो वाली स्लाइड में इसका नाम सुना था। एक बहुत ही रेयर जन्मजात विकृति है। इसमें बच्चे के हाथ या पैर पूरी तरीके से विकसित नहीं होते या फिर होते ही नहीं है। सबसे बड़ी पहचान है, अगर हाथ पैर हैं तो वो सीधे व्यक्ति के ट्रंक यानी धड़ से जुड़े हुए होते हैं, यानी शरीर के मुख्य हिस्से में जुड़े होते हैं, जैसे कंधे के तुरंत बाद उंगलियां शुरू हो जाएं, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू में धड़ से जुड़े अंग लिखा आ जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि बात फोकोमेलिया की हो रही है। अब आते हैं सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्चर। अर्थ देख लेते हैं, मांसपेशियों या टिश्यू का छोटा और सख्त हो जाना जिसकी वजह से जोड़ टाइट हो जाता है और मूवमेंट रुक जाती है, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रबर बैंड है, अगर वो बहुत पुराना हो जाए तो वो सख्त और छोटा हो जाता है ना, या फिर आप उसे खींच नहीं पाते। बिल्कुल ऐसा ही हमारे शरीर के साथ होता है। कॉन्ट्रैक्चर में हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स या टिश्यू जो होते हैं छोटे और स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट जो है एकदम टाइट हो जाता है और वहां की मूवमेंट पूरी तरीके से रुक जाती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब शरीर के किसी हिस्से को लंबे समय तक मूव न किया जाए, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब तक हमने समझ लिया कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है और क्यों होती है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल हमारा असली काम अब शुरू होता है, ठीक है। अब स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, आज हम बात करेंगे इसमें आकलन और रोकथाम की, यानी कि असेसमेंट और प्रिवेंशन की। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए आकलन चेकलिस्ट, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बच्चा या व्यक्ति डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास जाता है तो वो हवा में तो जांच नहीं करेंगे, राइट। वो एक प्रॉपर चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। इसमें वो क्या क्या देखते हैं, तो सबसे पहले मसल टोन्स, सबसे पहले चेक करते हैं कि मांसपेशियां कैसी हैं, बहुत टाइट है या ढीली है, ठीक है, या फ्लॉपी पड़ गई हैं। दूसरा है सिकुड़न की सीमा, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना, कि वो देखते हैं कि ज्वाइंट में सिकुड़न या विकृति कितनी ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य क्षमता, अंग कितना काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, मतलब वो डेली लाइफ में कितना काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, क्या मरीज को उस अंग पर छूने पर महसूस हो रहा है,
मतलब चुभने का एहसास हो रहा है। नर्व डैमेज में अक्सर क्या होता है, सेंसेशन जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जटिलता यानी कि कॉम्प्लिकेशन। क्या उन्हें मूवमेंट ना होने की वजह से दर्द हो रहा है, या फिर लंबे समय तक लेटे रहने की वजह से प्रेशर अल्सर, या बेड सोर तो नहीं हो गए हैं, यानी कि घाव तो नहीं हो गए। ये चेकलिस्ट हमें एक बेस लाइन देती है कि आगे का इलाज कैसे करना है। अब आ जाइए स्लाइड के राइट साइड पर, जहाँ पर है रोकथाम के स्तर। तो यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, चलिए एक एक करके ऊपर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है प्राइमरी, पहला प्रिवेंशन है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक रोकथाम। इसमें सिंपल सा मतलब है बीमारी को होने ही मत दो। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या कहता है कि बीमारी को होने ही मत दो, यानी जड़ से खत्म करो। उदाहरण के लिए बीमारी को रोकना, जैसे पोलियो वैक्सीन। ठीक है, पोलियो से बचने के लिए हम बचपन में ही पोलियो वैक्सीन पिला देना, है ना, ना बीमारी होगी और ना डिसेबिलिटी आएगी। फिर है दूसरा द्वितीयक, सेकेंडरी रोकथाम। मान लीजिए बीमारी हो गई, अब क्या करें? अब आता है दूसरा स्टेप। यहाँ पर क्या होगा, जल्दी जल्दी जांच और जल्दी इलाज। ठीक है, जैसे किसी को टीबी हो गया, तुरंत उसका इलाज शुरू कर दो ताकि वो रीढ़ की हड्डी तक ना पहुंचे और डिसेबिलिटी ना लाए। फिर आता है ट्रिटरी, तृतीयक रोकथाम, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रिटरी। ठीक है, तृतीयक रोकथाम क्या कहता है कि विकलांगता को बढ़ने से रोकना और रिहैब देना, पुनर्वास देना। यानी व्यक्ति को बैसाखी व्हीलचेयर या कोई और सपोर्ट देकर उसे इंडिपेंडेंट बनाओ ताकि वो समाज में वापस जुड़ सके। ठीक है, तो पहला जो है प्राइमरी यानी कि होने ही मत दो। सेकेंडरी जो है, इसका मतलब क्या है, अगर डिसेबिलिटी आ जाए तो क्या करना है सेकेंडरी में, अगर डिसेबिलिटी आ जाए तो इलाज करो सेकेंडरी, और अगर डिसेबिलिटी आ जाए तो उसे रिहैब दो, ये क्या है, ट्रीटरी है ना, एकदम क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब अगली स्लाइड पर आ गए हम। हमने बीमारी के कारण जान लिए, रोकथाम के तरीके समझ लिए, लेकिन अब बारी है असली एक्शन की। अब जरा स्क्रीन पर राइट साइड में बने इस टारगेट बोर्ड को ध्यान से देखिए। ठीक है, एक स्पेशल एजुकेटर या रिहैब प्रोफेशनल के तौर पर हमारा निशाना कहाँ होना चाहिए, एकदम अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या होगा, मैनेजमेंट गोल्स एंड फोकस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, प्रबंधन के लक्ष्य और फोकस देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 3 गोल्स हैं। तो सबसे पहले मुख्य लक्ष्य जो है पहला देख लेते हैं। पहला जो है नंबर 1, विकलांगता को रोकना। ठीक है, प्रिवेंट डिसेबिलिटी, यानी अगर किसी को चोट लगी है या बीमारी हुई है तो कोशिश करो कि वो डिसेबिलिटी में बदले ही नहीं। नंबर 2 पर आता है विकलांगता को जितना हो सके कम करना या ठीक करना। मतलब अगर डिसेबिलिटी आ गई है तो हमारा दूसरा लक्ष्य है उस विकलांगता को जितना हो सके कम करना या ठीक करना। फिर नंबर 3 पर है, अगर यहाँ सबसे जरूरी है, व्यक्ति को समाज से वापस जोड़ने की ट्रेनिंग देना, यानी रिहैबिलिटेशन देना। मतलब क्योंकि दोस्तों असली आज़ादी तभी है जब इंसान घर की चार दीवारी से निकलकर फिर से आत्मनिर्भर बने या समाज का हिस्सा बने, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब सवाल ये है कि इन गोल्स को हम अचीव कैसे करेंगे। इसके लिए हमने तीर मतलब यहाँ पर बिल्कुल निशाने पर रखे हैं। तो चलिए एक एक करके मुख्य फोकस जो है उसको देख लेते हैं। तो पहला है ROM, रेंज ऑफ मूवमेंट, प्रभावित अंगों के जोड़ को मूव करते रहना ताकि सिकुड़न ना हो। आपको याद है ना, हमने पिछले स्लाइड में सिकुड़न या कॉन्ट्रैक्चर पढ़ा था। बस उसी से बचने के लिए प्रभावित अंग के जोड़ों को लगातार मूव करते रहना, जैसे दरवाजे के कब्जों को जाम होने से बचाने के लिए उसे खोलते या बंद करते रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और दूसरा है मसल पावर। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, हमारा फोकस सिर्फ
कमजोर मांसपेशियों को बेहतर करने पर नहीं होता, बल्कि जो मांसपेशियां पहले से नॉर्मल हैं, ठीक है, नॉर्मल मांसपेशियों को मजबूत बनाना और कमजोर को बेहतर करने पर है। यानी पहले से जो नॉर्मल हैं उन्हें और मजबूत बनाना, ताकि वो शरीर का बाकी बैलेंस भी संभाल सकें। और तीसरा पॉइंट है कार्य क्षमता, यानी कि फंक्शनैलिटी, एडीएल। इसका मतलब क्या है, आपसे पूछा जाए कि एडीएल क्या है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एडीएल क्या है, तो इसका मतलब है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, रोजमर्रा के काम, ठीक है, रोजमर्रा के काम। हमारा फोकस है व्यक्ति को नहाना, कपड़े पहनना, खाना खाना, इन बेसिक कामों में ट्रेनिंग देना, ताकि वो खुद के मतलब वो खुद से खुद के काम कर सके। और चौथा है रिहैबिलिटेशन, यानी कि पुनर्वास। हमेशा याद रखिए, रिहैब सिर्फ फिजिकल नहीं होता, एक व्यक्ति को डिसेबिलिटी के बाद मानसिक सपोर्ट भी चाहिए होता है, ठीक है, शारीरिक डिसेबिलिटी के बाद मानसिक सपोर्ट भी चाहिए होता है, जॉब भी चाहिए होती है ना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होता है, और साथ ही उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओकेशनल सपोर्ट भी इसके फोकस में ही आता है, रिहैबिलिटेशन के फोकस में आता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब जो स्क्रीन पर स्लाइड दिख रही है वो आज के सेशन की सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग स्लाइड है। अक्सर स्टूडेंट ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक्स इन दो भारी भरकम शब्दों के बीच उलझ जाते हैं, लेकिन आज हम इस सबसे बड़े अंतर को समझेंगे कि आप चाहकर भी इसे नहीं भूलेंगे। तो चलिए इस तराजू को डिकोड करते हैं। यहाँ पर उपकरण देख लेते हैं। सबसे बड़ा अंतर जो है, तो इसमें कॉलम बने हैं, इन कॉलम को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्थोटिक्स, ठीक है, किसकी? ऑर्थोटिक्स, ठीक है, स्प्लिंट एंड ब्रेसेस। अब जरा सोचिए, जब कोई पौधा जो है, और सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, ऑर्थोस्टिक, ठीक है, जब कोई पौधा कमजोर होता है और झुकने लगता है, तो क्या हम क्या करते हैं, हम उसके साथ एक लकड़ी या डंडा बांध देते हैं ना, ताकि उसे सहारा मिल सके, राइट। पौधा अपनी जगह पर है, गायब नहीं हुआ है, बस वो डंडा उसे क्या करता है, सीधा रखता है, ठीक है। बिल्कुल यही सिद्धांत है ऑर्थोटिक्स का। ऑर्थोटिक्स का जो है सिद्धांत क्या है, शरीर का अंग अपनी जगह पर मौजूद होता है, ठीक है, शरीर का अंग अपनी जगह पे मौजूद होता है, लेकिन क्या होता है, कमजोर होता है, इसलिए इसे शरीर के हिस्से के ऊपर लगाया जाता है, मतलब बाहरी सहारे के रूप में, एक्सटर्नल सपोर्ट के रूप में, ठीक है। एक्सटर्नल सपोर्ट की तरह इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अब मुख्य कार्य देख लेते हैं। मूवमेंट कंट्रोल करना, सपोर्ट देना या विकृति रोकना। इसका मतलब क्या है, मतलब डिफॉर्मिटी को रोकना। इसका हिंदी अर्थ ही है सहारा देने वाला यंत्र। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है, हिंदी अर्थ क्या है, सहारा देने वाला यंत्र, जैसे पोलियो कैलिपर, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्प्लिंट है, ब्रेसेस है, कैलिपर है, ये सारी चीजें जो है, स्प्लिंट, ब्रेसेस या फिर कैलिपर जो पैरों में पहनते हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं प्रोस्थेटिक्स पर, ठीक है, कृत्रिम अंग। आपने सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ शरीर का वो हिस्सा मौजूद ही नहीं होता है, या किसी एक्सीडेंट में कट गया है, मतलब उसका एम्पुटेशन हुआ है, या फोकोमेलिया जैसी स्थिति के कारण गायब है। तो जो अंग गायब है उसकी जगह जो कृत्रिम अंग, यानी कि आर्टिफिशियल लिंग लगाया जाता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। गायब या कटे हुए शरीर के हिस्से की जगह लेता है ये। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। इसका काम क्या है, इसका जो हिस्सा शरीर में नहीं है उसकी जगह लगाकर उस अंग का काम करना, मतलब जो हिस्सा नहीं है उसकी जगह काम करना। क्लियर है? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, अगर एग्जाम के लिए इसको नोट कर लीजिए। जयपुर फूट जो है, एग्जाम्पल में जयपुर फूट जो है प्रोस्थेटिक का एक बहुत ही फेमस और प्राउड इंडियन उदाहरण है, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसके लिए कोई भी आर्टिफिशियल लिम्ब, हाथ या पैर का इसी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड।
पिछले सेशन में हमने ऑर्थोस्टिक और प्रोस्थेटिक्स का एक बहुत बड़ा अंतर समझा था, लेकिन जब हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो कुछ और भी बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। तो स्क्रीन पर देखिए हमारा आज का ये जो इस स्लाइड का टॉपिक है, मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। अब जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को मूव करने में परेशानी हो तो क्या उसकी कंडीशन के हिसाब से उसे किस तरह का सपोर्ट देंगे। इस स्लाइड में हमने सपोर्ट को 3 बेहतरीन कैटेगरीज में अलग अलग करके बांटा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्लाइड में पहले बॉक्स पर फोकस कीजिए, चलने में मदद, वॉकिंग एड्स। ठीक है, स्वतंत्र रूप से चलने के लिए सपोर्ट। ये सपोर्ट उन लोगों के लिए है जो थोड़े सहारे के साथ इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं। उन्हें किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक बाहरी फिजिकल सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, और सबसे कॉमन उदाहरण कौन कौन से हमारे पास हैं? बैसाखी, वॉकर और केन। ठीक है, कौन कौन से हैं? क्रचेस यानी बैसाखी, साथ ही वॉकर और केन। ये उपकरण व्यक्ति को बैलेंस बनाने, गिरने से बचाने में मदद करते हैं। फिर आता है घूमने के लिए मोबिलिटी एड्स। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को की समस्या जो है थोड़ी गंभीर है, वो पैरों पर वजन बिल्कुल नहीं दे पा रहे, तब हम शिफ्ट होते हैं दूसरे बॉक्स पर। ठीक है, ये गंभीर समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? गंभीर समस्याओं के लिए है। ठीक है, जहां दूरी तय करने या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए व्हील्स की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर आता है मैनुअल व्हीलचेयर। मैनुअल व्हीलचेयर क्या होता है? जिससे व्यक्ति खुद हाथों से चलाता है या कोई पीछे से पुश करता है। दूसरा है ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल जो आपने अक्सर सड़कों पर देखी होगी, जिसे हाथ से पैडल मारकर चलाया जाता है। ये मोबिलिटी को बहुत आसान बना देती है ना। और अब आ जाइए तीसरे और सबसे आधुनिक बॉक्स पर, मॉडर्न बॉक्स पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक एड्स पर। ठीक है, यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ बात हो रही है बहुत ज़्यादा गंभीर मामलों की। याद है हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था क्वाड्रिप्लेजिया। ठीक है, ये किसके लिए है? गंभीर लकवा जैसे क्वाड्रिप्लेजिया के लिए हाईटेक सपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिप्लेजिया हमने पढ़ा था, जिसमें चारों अंग काम करना बंद कर देते हैं। अब ऐसे मामलों में जहां हाथ भी काम नहीं कर रहे, वहां मैनुअल व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल तो फेल हो जाएगी, है ना। यहीं पर काम आते हैं हाईटेक सपोर्ट। तो एग्जांपल देख लीजिए, मोटराइज्ड व्हीलचेयर। मोटराइज्ड व्हीलचेयर जो है, यहाँ पर इसे चलाने के लिए हाथों की ताकत नहीं, बस एक उंगली से जॉयस्टिक को हिलाना होता है और व्हीलचेयर अपने आप चलती है। आपने देखा होगा, एक मतलब साइड में जॉयस्टिक लगी होती है, उसको बस उंगली से टच हिलाते रहते हैं और वो अपने आप मूव करती रहती है ना। दूसरा जो है हॉस्पिटल बेड कम व्हीलचेयर, जो ज़रूरत पड़ने पर बेड बन जाता है और ज़रूरत पड़ने पर व्हीलचेयर बन जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल ट्रॉली व्हीलचेयर, जो मरीज को मतलब मरीज को ट्रांसफर करने में बहुत आसानी देती है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कोई समरी भी देख ली, लेकिन तैयारी का असली पता तो तब चलता है जब हम मैदान में उतरते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें देख लेते हैं एक बार। एक सेकंड, ये उन सब पॉइंट का निचोड़ है। ठीक है, तो इसको एक एक करके देख लेते हैं परीक्षा दृष्टि से। एग्जाम इनसाइट जो है, रिवीजन के समय इन पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं, देखिए अनुक्रम जो है मैंने पहले भी बता दिया था कि इम्पेयरमेंट, फिर डिसेबिलिटी और फिर हैंडीकैप्ड है। CTEV फोकोमोलिया जो है जन्मजात बीमारी है, ये एक्वायर्ड नहीं है, उपार्जित नहीं है। पैराप्लेजिया का मतलब क्या है? शरीर का निचला आधा हिस्सा। ठीक है, पी फॉर पैर भी बताया था आपको। हेमीप्लीजिया का मतलब है शरीर का एक तरफ का, मतलब हेमी मतलब हाफ यानी आधा। ठीक है, ठीक है। ऑर्थोटिक्स जो है सपोर्ट सुधार करना, प्रोस्थेटिक जो है गायब अंग की जगह पे लगाना। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक लोकोमोटर विकलांगता सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, कितने परसेंट? 69%। और 31% कहाँ पर है?
31% कहाँ पर मिलती है? शहरों में मिलती है। ठीक है, पुनर्वास जो है सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मेंटल होता है, इमोशनल होता है, वोकेशनल होता है। यहाँ पर इन सब सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्विक समरी भी देख ली, लेकिन तैयारी का असली चैप्टर तो अब आया है। इसको मैं पहले कर दूं। चीटिंग नहीं करना और मुझे सही सही जवाब देना। ठीक है, अगर आपको जवाब नहीं पता है तो आप कंफ्यूजन है तो मुझे क्वेश्चन पूछ लेना, लेकिन चीटिंग नहीं करना। ठीक है, क्योंकि वहां पर चीटिंग नहीं कर पाएंगे आप। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न एक है, एक मरीज को स्ट्रोक आता है और शरीर का पूरा दायां हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। एक मरीज को स्ट्रोक आता है और उसके शरीर का पूरा दायां हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, पहला मोनोप्लीजिया, दूसरा हेमीप्लीजिया, तीसरा है पैराप्लीजिया और चौथा है क्वाड्रीप्लीजिया। ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। दूसरा है, इनमें से प्रोस्थेटिक उपकरण का उदाहरण है। इनमें से प्रोस्थेटिक उपकरण का उदाहरण है, पहला है घुटने का बेस, दूसरा है चलने वाली छड़ी यानी वॉकिंग स्टिक, तीसरा है जयपुर फूट और चौथा है कोहनी का स्प्लिंट्स। चलिए फटाफट मुझे राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मुझे भी लगेगा। चलिए मैं मान लूंगी आपने मेरी गुरु दक्षिणा दे दी है ना। लघु उत्तर, तो क्षति, उसके बाद क्या आता है? डिसेबिलिटी। इन दोनों में अंतर क्या है ये बताना है आपको। डिसेबिलिटी और निःशक्तता के बीच मुख्य अंतर क्या है ये बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने मेहनत की है। तो दोस्तों आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, बस स्क्रीन पर दिए गए इन छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो